कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह टीवी पर खबरें चल रही हैं और अचानक पता चलता है कि यहाँ से कोई 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर लाल सागर में यानी मध्य पूर्व के किसी तनावग्रस्त इलाके में मिसाइल दागी गई है। हाँ, जो कि आजकल बहुत आम बात हो गई है। बिल्कुल, खबरें तो अंतर्राष्ट्रीय होती हैं, लेकिन शाम होते होते आपके अपने शहर के पेट्रोल पंप पर अचानक आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लटक जाता है, या फिर गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडरों के लिए लंबी लाइनें लग जाती हैं। और आम आदमी सोचता है कि भाई हमारा क्या लेना देना उस युद्ध से। सही कहा। सुनने में ये कोई सीधा गणित नहीं लगता है ना। कोई भी सोच सकता है कि किसी दूर देश के युद्ध क्षेत्र का हमारे किचन के चूल्हे से सीधा कनेक्शन कैसे हो सकता है। लेकिन यही हमारी वैश्विक ऊर्जा निर्भरता का सबसे कड़वा और डरावना सच है। और यही कनेक्शन हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र है। हमारे सामने जो शोध पत्र, नीतियां और इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और चौंकाने वाली भी। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज सिर्फ इस समस्या का रोना रोना नहीं है, बल्कि उस समाधान की गहराई में जाना है जो पूरी तरह से हमारा अपना है, स्वदेशी है, मतलब एथेनॉल। आज से 30 वर्ष पूर्व पूना यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक संगोष्ठी में मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, इथेनॉल ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। इथेनॉल का उपयोग यदि अगर हम भरपूर मात्रा में करते हैं, घरों तक इसका उपयोग अगर शुरू हो जाता है पीएनजी और एलपीजी की जगह, तो हमारा ऊर्जा संकट से हम उबर सकते हैं। जब युद्ध जिस तरह से चल रहे हैं, उससे एक तेल संकट जो पैदा हुआ है, पेट्रोल पदार्थों का संकट पैदा हुआ है, उसका एक ही विकल्प है एथेनॉल, जो हमें इनसे मुक्ति दिला सकता है। सही बात है। आज हम समझेंगे कि कैसे एथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एक मामूली रसायन से बाहर निकलकर हमारे घरों के लिए ऊर्जा संप्रभुता का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को खोलकर समझते हैं। अगर हम समाधान की बात करें ना, तो वो खाड़ी देशों के गहरे तेल के कुओं में नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि हमारे अपने खेतों की मिट्टी में छुपा है। देखिए, भारत में एथेनॉल उत्पादन की जो क्षमता है वो सच में अविश्वसनीय है। मतलब हम गन्ने वगैरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास गन्ने की बम्पर पैदावार होती है, मक्के का विशाल उत्पादन है, और सबसे बड़ी बात, भारतीय खाद्य निगम यानी जो एफसीआई के गोदाम है, हाँ, जहाँ अनाज रखा जाता है जी, वहाँ जो हजारों टन अनाज नमी या किसी और वजह से खराब हो जाता है, जिसे अक्सर फेंकना ही पड़ता है, हम उस खराब अनाज को भी सीधे एक उच्च गुणवत्ता वाले बायोफ्यूल यानी इथेनॉल में बदल सकते हैं। अरे वाह, रुके, तो मतलब जो अनाज इंसानों के खाने लायक नहीं बचा, वो हमारे स्कूटर या हमारी रसोई का ईंधन बन सकता है। 100%। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा ईंधन है जिस पर किसी भी वैश्विक युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, वो तो है। कल को अगर कोई लाल सागर का रास्ता ब्लॉक भी कर दे, तो हमारे गन्ने के खेतों को इससे क्या फर्क पड़ता है? वे तो वहीं उग रहे हैं। ये ऊर्जा पैदा करने का एक ऐसा तरीका है जो पूरी तरह से हमारे अपने भौगोलिक नियंत्रण में है। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे हाथ में एक लेटेस्ट टॉप टियर स्मार्टफोन है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेटर की तरह कर रहे हैं। बहुत सही तुलना की आपने। मतलब हम इथेनॉल को पेट्रोल में सिर्फ 10 या 15% मिलाने तक सीमित रखे हुए हैं। ये तो बस वो कैलकुलेटर ऐप चलाने जैसा हुआ। जबकि आज के स्रोत साफ बता रहे हैं कि इस इथेनॉल में हमारी पूरी रसोई गैस यानी एलपीजी और भारी वाहनों के डीजल को पूरी तरह से रिप्लेस करने की ताकत है। हाँ, वो एक मल्टी फंक्शनल स्विस आर्मी चाकू की तरह है। बिल्कुल, एक पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्मार्टफोन वाला उदाहरण एकदम सटीक है। ये जो ब्लेंडिंग या मिलावट वाली हमारी सीमित सोच है ना, यही हमारी सबसे बड़ी वैचारिक रुकावट है। अच्छा। देखिए, जब तक हम इथेनॉल को पेट्रोल के एक छोटे से हिस्से या एक एडिटिव के रूप में देखते रहेंगे, तब तक हम विदेशी तेल के इस जाल से कभी बाहर नहीं आ सकते। असली चुनौती अब विज्ञान या खेती के स्तर पर नहीं बची है। तो चुनौती है कहाँ? तकनीकी रूप से हम बिल्कुल तैयार हैं। असली चुनौती हमारी व्यवस्था और उस अर्थशास्त्र में है जो इसके उत्पादन को चलाता है। तो अगर हमारे पास कच्चे माल के पहाड़ हैं, गन्ना है, मक्का है, खराब अनाज है और तकनीक भी मौजूद है, तो ये हर घर की रसोई तक पहुंच क्यों नहीं रहा? बीच में आखिर रुकावट कहाँ है? क्या फैक्ट्रियों के पास मशीनें नहीं हैं? मशीनें तो हैं, लेकिन रुकावट मुनाफे के गणित में है। मुनाफा? हाँ, भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से डिस्टिलरीज यानी जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं, वहां होता है। अब इसे एक विशुद्ध व्यावसायिक नजरिए से देखिए। ठीक है।
शराब बनाने वाली इन फैक्ट्रियों के सामने दो विकल्प हैं। या तो वे पीने वाली शराब बनाएं या फिर ईंधन वाला इथेनॉल बनाएं। अब पीने वाली शराब के बाजार में मुनाफे का जो मार्जिन है वो बहुत बहुत अधिक होता है। ओहो, मतलब पैसा वहाँ ज्यादा है। बिल्कुल, जबकि ईंधन के लिए जो इथेनॉल बनता है उसकी कीमतें अक्सर सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। उसमें वो शराब वाला भारी भरकम मुनाफा तो है नहीं। तो मतलब ये पूरी तरह से मुनाफे का खेल है। विज्ञान बेचारा तैयार खड़ा है, लेकिन बाजार की ताकतें उसे रोक रही हैं। निजी कंपनियां जाहिर तौर पर फ्यूल स्टेशन के बजाय शराब की दुकान को चुनना पसंद कर रही हैं। एकदम सही। तो सवाल ये उठता है कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में सरकार किसी निजी डिस्टिलरी को इस मुनाफे वाले मॉडल से बाहर कैसे निकाल सकती है? हमारे स्रोतों में इसके लिए क्या नीतिगत बदलाव सुझाए गए हैं? इसके लिए एक बहुत ही सख्त नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत होगी। स्पष्ट रूप से एक मैंडेट यानी अनिवार्य कोटा का प्रस्ताव है। अनिवार्य कोटा, वो कैसे काम करेगा? इसका मतलब है कि सरकार को इन डिस्टिलरीज के लिए एक सख्त नियम तय करना होगा कि वो अपनी कुल उत्पादन क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत, मान लीजिए 30 या 40%, केवल और केवल ईंधन वाले एथेनॉल के लिए डाइवर्ट करें। अच्छा, मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। जब तक वो ईंधन के लिए निर्धारित ये अनिवार्य कोटा पूरा नहीं कर लेते, तब तक वे पेय शराब का उत्पादन शुरू ही नहीं कर सकते। ये तो एक बहुत ही कड़ा नीतिगत कदम होगा। डिस्टिलरीज शायद इसका भारी विरोध भी करें। देखिए, शुरुआती विरोध तो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसके आर्थिक प्रभाव इतने विशाल है कि ये छोटे-मोटे विरोध बेमानी हो जाते हैं। वो कैसे? जरा कल्पना कीजिए, हर साल हम कच्चा तेल और एलपीजी आयात करने पर जो अरबों डॉलर खर्च करते हैं वो अचानक रुक जाए। ये सीधे तौर पर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएगा। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल, जब डॉलर हमारे देश से बाहर जाना बंद होगा तो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा, हमारा रुपया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। और ये सिर्फ डॉलर बचाने की बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि इस पूरे गणित का एक बहुत बड़ा हिस्सा सब्सिडी भी तो है। हाँ, बिल्कुल है। सरकार आज एलपीजी सिलेंडरों पर आम जनता को जो भारी भरकम सब्सिडी देती है, वो सारा पैसा भी तो बचेगा, तब बजट को राहत देगा। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, वे अरबों डॉलर जो हम खाड़ी देशों को भेज रहे थे, जब वे देश के भीतर ही रहेंगे तो पैसा जाएगा कहाँ? हमारे अपने लोगों के पास। हाँ, वो पैसा डिस्टिलरीज के माध्यम से सीधे हमारे स्थानीय कृषि समुदायों, किसानों और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। क्या बात है, यानी जो किसान कल तक सिर्फ अन्नदाता था वो सीधे तौर पर ऊर्जा उत्पादक बन जाएगा। जी हाँ, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आय कई गुना बढ़ जाएगी। अब कुछ आर्थिक विश्लेषकों की चिंता होती है कि अगर शराब का उत्पादन कम हुआ तो राज्य सरकारों को एक्साइज ड्यूटी का भारी नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि राज्यों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो शराब के टैक्स से ही आता है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए, जब ग्रामीण इलाकों में किसानों के हाथ में इतना पैसा आएगा तो उनकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। वे ट्रैक्टर खरीदेंगे, घर बनाएंगे, बाजार से सामान खरीदेंगे। इकोनॉमी घूमेगी। हाँ, इस मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था से राज्य सरकारों को दूसरे टैक्सों के रूप में जो कमाई होगी ना, वो उस एक्साइज ड्यूटी के नुकसान की आसानी से भरपाई कर देगी। ये पूरी अर्थव्यवस्था को जड़ से बदल देने वाला विचार है, मतलब सच में। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़े खतरे की घंटी भी सुनाई दे रही है। कैसी घंटी? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा और एक ऐसा सवाल उठाना चाहूंगा जिसे नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। बताइए। देखिए, इथेनॉल मूल रूप से अल्कोहल ही तो है ना? हाँ, बिल्कुल। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहां शराब की लत पहले से ही एक बहुत गंभीर सामाजिक समस्या है, क्या शुद्ध अल्कोहल को किराना दुकानों तक और हर घर की रसोई तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी आपदा को निमंत्रण देना नहीं है? स्पष्ट सा डर है कि लोग इसे ईंधन की तरह जलाने की बजाय पीने लगेंगे। ये डर 100% वाजिब है और किसी भी नई ऊर्जा नीति को लागू करते समय इस मानवीय जोखिम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, औद्योगिकीकरण और विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही पक्का और दशकों पुराना आजमाया हुआ समाधान है। आज से करीब 30 साल पहले पुणे यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई थी, जहां एक विस्तृत शोध पत्र पेश किया गया था। अच्छा, 30 साल पहले? हाँ, उसमें स्पष्ट किया गया था कि अगर अल्कोहल को ईंधन के रूप में घर घर पहुंचाना है तो इस खतरे को कैसे रोका जाए।
इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को डीनेचरिंग कहा जाता है। डीनेचरिंग। तो अब क्या इस प्रक्रिया में इथेनॉल के रासायनिक ढांचे को इस तरह बदल दिया जाता है कि वो अल्कोहल रहता ही नहीं? नहीं, उसका मूल रासायनिक ढांचा या उसके जलने की क्षमता बिल्कुल नहीं बदलती। ईंधन के रूप में वो उतना ही ताकतवर और ज्वलनशील रहता है। तो फिर क्या बदलता क्या है? डीनेचरिंग की प्रक्रिया में कारखाने के स्तर पर ही इथेनॉल के अंदर जानबूझकर कुछ बेहद विशिष्ट और खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें मिथेनॉल मिलाया जाता है जो जहरीला होता है, और सबसे जरूरी चीज इसमें डेनाटोनियम बेंजोएट मिलाया जाता है। डेनाटोनियम क्या? डेनाटोनियम बेंजोएट, जिसे आम भाषा में बिट्रेक्स कहते हैं। बिट्रेक्स ये क्या करता है? बिट्रेक्स को दुनिया का सबसे कड़वा पदार्थ माना जाता है। मतलब ये इतना कड़वा होता है कि इसकी एक बूंद पूरे स्विमिंग पूल के पानी को कड़वा कर सकती है। बाप रे, एक बूंद? हाँ, इसके साथ ही एथेनॉल में बहुत गहरे नीले या लाल रंग की डाई और बेहद तीखी सड़ी हुई गंध वाले रसायन मिला दिए जाते हैं। अच्छा, ताकि ये देखने में पानी या शराब जैसा बिल्कुल ना लगे, बल्कि किसी खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल जैसा दिखे और सूंघने पर ही अजीब लगे। बिल्कुल, ये सारे रसायन मिलकर इसे इतना कड़वा, बदबूदार और जहरीला बना देते हैं कि कोई भी इंसान इसे गलती से भी पी नहीं सकता। और अगर कोई जानबूझकर पीने की कोशिश करे तो? अगर कोई जानबूझकर इसे पीने की कोशिश भी करे ना, तो इसकी गंध और इसका भयानक कड़वापन ऐसा होता है कि शरीर इसे अंदर जाने ही नहीं देगा। मतलब उल्टी हो जाएगी? हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम एक रिफ्लेक्स एक्शन के तहत इसे तुरंत उगल देगा। तो पीने वाला जो सामाजिक खतरा है उसे कारखानों के गेट पर ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो पीने का खतरा तो विज्ञान ने बड़ी चालाकी से रोक दिया, लेकिन एक दूसरा बहुत ही खतरा भी तो है। ये तो एक अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ है ना, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड। हाँ, वो तो है। मैं सोच रहा हूँ, एलपीजी तो मजबूत लोहे के सिलेंडर में बंद होती है। अगर हम इस तरल इथेनॉल को पुराने प्लास्टिक के डिब्बों या पानी की बोतलों में भरकर घर के किसी कोने में रख दें, तो ये तो एक चलता फिरता बम रखने जैसा होगा। बिल्कुल। तो इसे घरों में रखने के क्या नियम हैं? देखिए, स्टोरेज को लेकर बहुत ही सख्त नियम और सुरक्षा प्रोटोकॉल है जिनका पालन अनिवार्य है। आप इसे किसी आम कांच की बोतल या पतले प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं रख सकते। तो किस में रखना होगा? पहला नियम यह है कि इस डीनेचर्ड इथेनॉल को केवल एयरटाइट मेटल यानी हवाबंद धातु या हेवी ड्यूटी प्लास्टिक के जेरी कैन में ही रखा जाना चाहिए, जो खास तौर पर रसायनों के लिए बने होते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, इसे घर के अंदर किसी भी खुली लो जैसे गैस स्टोव, दिया या हीटर से कम 10 फीट की दूरी पर रखा जाना चाहिए। 10 फीट, ठीक है। तीसरा, जहां इसे स्टोर किया जा रहा है वो जगह बहुत अच्छी तरह हवादार होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड, ताकि अगर गलती से कुछ वाष्पीकरण हो भी जाए तो गैस एक जगह जमा ना हो। सही है। और चौथा, जो सबसे जरूरी नियम है, जहां भी ये तरल ईंधन इस्तेमाल हो रहा हो वहां पास में हमेशा एक क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर होना अनिवार्य है। क्लास बी? मतलब पानी काम नहीं करेगा आग लगने पर, बिल्कुल नहीं। तरल पदार्थों की आग जैसे पेट्रोल या इथेनॉल की आग पर पानी डालने से आग बुझती नहीं है, बल्कि वो और तेजी से फैल जाती है। अच्छा। हाँ, क्लास बी एक्सटिंग्विशर विशेष रूप से फ्लेमेबल लिक्विड्स की आग बुझाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, जो आग के ऊपर एक फोम या पाउडर की परत बिछाकर ऑक्सीजन की सप्लाई काट देते हैं। ये नियम तो बहुत जरूरी हैं और इनका कड़ाई से पालन होना ही चाहिए। अब एक सवाल जो शायद हर उस व्यक्ति के दिमाग में आ रहा होगा जो कभी किचन में गया है। वो क्या? मान लीजिए मेरे पास सुरक्षा मानकों वाला जेरी कैन आ गया। अब मुझे अपनी रसोई में खाना बनाना है। मेरी जो मौजूदा रसोई गैस है यानी एलपीजी, वो एक हाई प्रेशर गैस है। हाँ। वॉल्व घुमाते ही गैस भारी दबाव के साथ बाहर आती है और हम उसे जला लेते हैं। लेकिन इथेनॉल तो एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है। एक लिक्विड इस हाई प्रेशर गैस की जगह कैसे ले सकता है? क्या हमें अपनी पूरी रसोई तोड़कर नए तरह के चूल्हे लगाने पड़ेंगे? अरे नहीं, आपको अपनी रसोई बिल्कुल नहीं तोड़नी है। यहीं पर रेट्रोफिटिंग का इंजीनियरिंग कमाल काम आता है। रेट्रोफिटिंग? हाँ, रेट्रोफिटिंग का मतलब है मौजूदा उपकरणों में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके उन्हें नई तकनीक के अनुकूल बनाना। ये एक बहुत ही सरल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। तो इसमें क्या करना होता है? पहला कदम, आपको अपने मौजूदा स्टोव से उस हाई प्रेशर एलपीजी लाइन और वो जो भारी भरकम लाल सिलेंडर होता है उसे पूरी तरह सुरक्षित रूप से हटाना होगा,
क्योंकि इथेनॉल के लिए दबाव वाले वाल्व या नोजल का कोई काम नहीं है। ठीक है, हाई प्रेशर लाइन हट गई। अब वो लिक्विड नीचे से ऊपर बर्नर तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि दबाव तो है ही नहीं। इसके लिए उस पुराने प्रेशर नोजल की जगह एक ग्रेविटी फेड यानी गुरुत्वाकर्षण आधारित या कैपिलरी विक सिस्टम लगाई जाती है। कैपिलरी विक, क्या ये वैसा ही है जैसे हम दिवाली के दिए में रुई की बत्ती लगाते हैं और तेल नीचे से ऊपर चढ़ता है, या जैसे अगर पेपर टॉवल का एक कोना पानी में डालो तो पानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर चढ़ने लगता है? आपने बिल्कुल सही विज्ञान पकड़ा है, इसे ही कैपिलरी एक्शन कहते हैं। रेट्रोफिटिंग में इथेनॉल का एक छोटा सा सुरक्षित टैंक स्टोव के थोड़ा ऊपर या बगल में लगाया जाता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण या उस बत्ती प्रणाली के जरिए तरल धीरे धीरे और एकदम नियंत्रित मात्रा में बर्नर की ओर आता है। अब यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। बर्नर के ठीक पास एक छोटा सा वाष्पीकरण कक्ष होता है, जिसे वेपराइजेशन चेंबर कहते हैं। वाष्पीकरण कक्ष, इसका क्या काम है? देखिए, जब आप चूल्हा जलाते हैं तो शुरुआती गर्मी इस कक्ष को गर्म करती है। जैसे ही तरल इथेनॉल इस गर्म कक्ष में पहुंचता है, वो तरल से तुरंत वाष्प या गैस में बदल जाता है। अच्छा, तो वो गैस बन जाता है? ये जैसे आपकी पुरानी एलपीजी जलती थी। मतलब तरल पदार्थ जलने से सिर्फ 1 सेकंड पहले गैस में तब्दील हो जाता है। ये तो बहुत ही शानदार है। मुझे याद है कॉलेज की साइंस प्रैक्टिकल लैब में हम स्पिरिट बर्नर इस्तेमाल करते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी लॉ कैसी होती है? क्योंकि अगर हम गांव में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी, कोयले या केरोसिन को देखें तो वे तो बहुत काले और धुआं छोड़ते हैं। अगर हम इसके जलने की ताकत और सफाई की बात करें ना, तो ये एलपीजी से भी कहीं आगे है। इसे कंबशन एफिशिएंसी या जलने की क्षमता कहते हैं। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन भारी कालिक छोड़ते हैं क्योंकि वे पूरी तरह जल नहीं पाते। लेकिन इथेनॉल पूरी तरह से साफ जलता है। इसकी लौ एकदम नीली और लगभग अदृश्य होती है। आपके बर्तनों के नीचे कोई काली परत नहीं जमेगी। अरे वाह! और इसका सबसे बड़ा फायदा स्वास्थ्य पे पड़ता है। जो ग्रामीण महिलाएं आज भी धुएं वाले ईंधन इस्तेमाल करती हैं, उन्हें सांस की बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। इथेनॉल के उपयोग से रसोई के धुएं से होने वाला ये पूरा स्वास्थ्य संकट ही जड़ से खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य का फायदा, पैसे की बचत, सुरक्षा और विदेशी निर्भरता का अंत। ये सच में एक ऊर्जा क्रांति है। बिल्कुल है। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्रांतियां रातों रात नहीं होती। इस पूरे सिस्टम को या मतलब इस बदलाव को जमीन पर उतरने में कितना समय लगेगा? ये बदलाव बहुत तेजी से किया जा सकता है, क्योंकि हम शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले भारी उपकरणों की बात करें, जो बड़े डीजल जनरेटर होते हैं, उन्हें सिर्फ 6 महीने के भीतर इथेनॉल के अनुकूल बनाया जा सकता है। सिर्फ 6 महीने? हाँ, क्योंकि उनमें पूरी तरह से इंजन बदलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सीधे उनके इनटेक लाइन पर एक सिस्टम लगाया जाता है जो इथेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड करके अंदर भेजता है। और घरेलू स्टोव के लिए जो घर में इस्तेमाल होता है? जहाँ तक घरों के रसोई स्टोव को रेट्रोफिट करने की बात है, एक राष्ट्रीय स्तर पर इसमें करीब 12 से 18 महीने का समय लगेगा, और ये बहुत किफायती भी है। हाँ, क्योंकि नया चूल्हा नहीं खरीदना है। बिल्कुल। हम लोगों से ये नहीं कह रहे कि आप 10,000 रुपए का नया स्मार्ट स्टोव खरीदिए। हम उनके पुराने स्टोव में ही कुछ 100 रुपयों का वाष्पीकरण चेंबर और ग्रेविटी टैंक लगा रहे हैं। 12 से 18 महीने एक राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव के लिए ये समय सच में कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है, वो है इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम। वो क्या? जरा सोचिए, जब ये पूरी तरह लागू हो जाएगा, तब हम अंतरराष्ट्रीय फ्यूल शॉक से पूरी तरह डीकपल यानी एकदम अलग हो जाएंगे। जब आपके घर का चूल्हा, आपके गांव का जनरेटर और आपके शहर की बसें आपके अपने खेतों में बने ईंधन से चल रही होंगी, तो दुनिया के किसी भी समंदर में कोई भी जहाज फंसे आपकी दैनिक जिंदगी नहीं रोकेगी। क्या बात है! इसे ही सच्ची राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। ये सिर्फ सरहदों को सुरक्षित रखने का विषय नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का विषय है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इथेनॉल कोई मजबूरी का प्लान भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो चलो थोड़ा इथेनॉल मिला लो। ये एक बहुत ही आक्रामक रणनीतिक हथियार है जो विदेशी निर्भरता के इस मर्ज को हमेशा के लिए काट सकता है। एकदम सही। ये हमारी ऊर्जा को सुरक्षित, स्वच्छ और पूरी तरह से स्वदेशी बनाने का एक बहुत ही ठोस आर्थिक और वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। आज हमने खेतों में सड़ते अनाज से लेकर
हमारी रसोई में जलने वाली नीली लौ तक के सफर को समझा। हमने मुनाफे के गणित को समझा और सुरक्षा के तरीकों को भी जाना। लेकिन इन सारे शोध पत्रों और स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया और थोड़ा परेशान करने वाला विचार आ रहा है। कैसा विचार? देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे आधुनिक स्मार्ट शहरों की नींव में, नई सड़कों के नीचे और हाई राइज इमारतों की दीवारों के पीछे पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की लंबी लंबी पाइपलाइनें बिछाने पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हाँ, हर जगह खुदाई चल रही है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर गैस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आज की चर्चा में समझा, इथेनॉल कोई गैस नहीं है, ये तो एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड है। सही पॉइंट है। तो अगर इथेनॉल वास्तव में हमारी ऊर्जा संप्रभुता का भविष्य है और प्राकृतिक गैस का युग धीरे धीरे खत्म होने वाला है, तो क्या भविष्य में हमारे इन आधुनिक शहरों को एक बिल्कुल नए लिक्विड फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमने आज जो अरबों रुपए का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो कल कबाड़ बन जाएगा? क्या हम भविष्य के बुनियादी ढांचे के इस भारी बदलाव और एक लिक्विड क्रांति के लिए सच में तैयार हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।